Hello friends, welcome to the Curious Minds. So today we are going to discuss our new chapter number 1, nutrition in plants. And the topics we cover in this chapter is nutrition, autotrophs and heterotrophs, different modes of nutrition, replenishing of soil and some questions. So here we start. लाइफ में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी नहीं बल्कि एयर वाटर एंड फूड की। फूड हमें मिलता है एनिमल्स और प्लांट से, पर अल्टीमेटली फूड हमें प्लांट से ही मिलता है। पर क्या प्लांट्स को फूड की ज़रूरत होती है और प्लांट्स को एनर्जी कैसे मिलती है? क्या सभी प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं? इन सब के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले बात करें कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है। तो फूड से हमें मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमें ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए और बहुत सारी लाइफ की प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो हमें मिलते हैं फूड से। कैसे हम फूड को कंज्यूम करते हैं, कैसे उसमें से न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ कंजप्शन ऑफ फूड बाय अ लिविंग बीइंग एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज टर्म्ड एज न्यूट्रिशन। इसके यूटिलाइजेशन को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब जो न्यूट्रिशन है वो दो तरह का होता है। एक होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, तो उसको हम कहते हैं ऑटोट्रोफ्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रोपोस का मतलब होता है नरिशमेंट, कि वो अपने आप को खुद नरिश कर सकता है। जैसे कि प्लांट्स क्या करते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इनको हम ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। इनको फूड दूसरों से नहीं लेना पड़ता या हमारी तरह मार्क फूड को खरीद कर नहीं लाना पड़ता, तो इन्हें हम ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। अब कैसे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसको अगर हम समझें तो मान लीजिए आपके पास काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जिनको आपने ग्रो करना है। अब ग्रो करने के लिए हमने उसको वाटर दिया, फिर हमने उन प्लांट्स को फ्रेश एयर और सनलाइट में रख दिया, फिर हमने देखा सोइल में से जो प्लांट था वो ग्रो करने लग गया और उसमें से फूड बनने लग गया। तो इस प्रोसेस को, जिसमें प्लांट्स फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट्स वाटर, सनलाइट, एयर और सोइल की हेल्प से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। अब अगर हम फोटोसिंथेसिस के बारे में समझें तो जैसे कि आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में, ये प्लांट क्या कर रहा है, ये सोइल में से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर वो जो वाटर है वो रूट से होता हुआ वो जाता है लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है। तो वहाँ पर जब सनलाइट पड़ती है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है और प्लांट क्या करता है, सनलाइट, क्लोरोफिल जो लीव्स में प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से फूड बनाता है। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब कि सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फूड में कन्वर्ट होती है। अब एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, तो जैसे कि आपने देखा कि रूट्स के थ्रू होता हुआ, स्टेम से होता हुआ जो वाटर है वो लीव्स में पहुंच जाता है। अब लीव्स में वाटर पहुंच गया और लीव्स में दोस्तों कुछ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। अब जब स्टोमेटा में जो पोर्स है जब वो ओपन होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में से सक करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड को वो उन्होंने सक कर लिया तो लीव्स में क्या पहुंच गया, वाटर तो था ही, अब कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंच गई और लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब क्लोरोफिल पे सनलाइट पड़ती है तो क्लोरोफिल क्या करता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उससे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक कर देता है। ठीक है, ब्रेक होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मतलब कि सिंपल शुगर जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, तो उससे फिर ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन वो बाहर लीव्स लिबरेट कर देती है और जो फूड है वो प्लांट्स में बन जाता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ शुगर। अब शुगर एक्चुअली आगे चलकर कुछ मिनरल्स की हेल्प से, कुछ न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से वो फर्दर उसको प्रोटीन और फैट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। प्लांट्स दोस्तों क्या करते हैं, वो सोइल में से न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं जिसको फिर वो आगे ग्लूकोज को प्रोटीन और फैट्स में कन्वर्ट करने में वो मिनरल्स हेल्प करते हैं। अब कौन कौन से मिनरल्स प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, इनको वो
एब्जॉर्ब करते हैं और ये मिनरल्स उनको बॉडी को बिल्ड करने में भी हेल्प करते हैं। क्या ये तो बात हुई ऑटोट्रॉफ्स की। ऑटोट्रॉफ्स कैसे बनाते हैं, उनमें होता है प्रोसेस जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिससे वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसको हम हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं, हम ह्यूमंस भी हेटरोट्रॉफ्स में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता और ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते, ये फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। इनको हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं और हेटरो का मतलब होता है अदर। तो ये कुछ प्लांट्स है, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता और इनको न्यूट्रिशन के लिए दूसरी सोर्सेज पे डिपेंड करना पड़ता है। अब जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं उनको हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रोड्यूस फूड ऑन देयर ओन एंड डिपेंड ऑन अदर सोर्सेज आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। जो दूसरे सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं उनको हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। इसमें हम 4 तरह के प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो है पैरासिटिक प्लांट्स, सेप्रोट्रोफिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, सिम्बायोटिक प्लांट्स। सबसे पहले बात करेंगे पैरासिटिक प्लांट्स की। दोस्तों जो ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये येलो ये कैस्केटा है, जिसको हिंदी में अमरबेल बोलते हैं। अब पैरासिटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, तो दोस्तों वो प्लांट्स जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं उनको हम पैरासाइट या पैरासिटिक प्लांट्स भी कहते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये दूसरे प्लांट्स से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इन प्लांट्स को हम पैरासाइट कहते हैं। जैसे कि ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये कैस्केटा है जो दूसरे प्लांट पर क्लाइंब अप कर रहा है और ये उस प्लांट से फिर ये अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। जिस प्लांट से ये एब्जॉर्ब करता है उस प्लांट को हम होस्ट बोलते हैं। कैस्केटा है जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसको पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, ये दूसरे प्लांट्स पर क्लाइंब अप करता है और ये क्लाइंब अप कर्ल्स की फॉर्म में करता है। अब क्लाइंब अप करने के बाद ये क्या करता है, इसके ऊपर रूट्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम होस्टेरिया बोलते हैं। ये क्या करती है, ये स्टेम्स में घुसकर, ये टिश्यूज़ में घुसकर ये उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। होस्ट की स्टेम में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और खुद ग्रो करता है। ठीक है, धीरे धीरे ये उस पर ग्रो करना शुरू करता है और उससे फिर ये न्यूट्रिएंट्स लेता रहता है। इस तरह के न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं और इन प्लांट्स को हम पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। कैस्केटा के अलावा रेफ्लेशिया एक तरह का फ्लोवर की तरह होता है और ये दूसरे प्लांट्स पर जाकर अटैच हो जाता है और उधर से फिर ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये हमारे अर्थ का सबसे बड़ा फ्लोवर भी है रेफ्लेशिया। पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism derive its nutrition from the body of other organism। दूसरे ऑर्गेनिज्म से वो क्या कर रहा है, अपने न्यूट्रिएंट्स डिराइव कर रहा है उस, और जिसमें से डिराइव कर रहा है उसको हम होस्ट बोलते हैं। और ये उसमें उसको किल नहीं कर रहा, बस उसमें से जितने न्यूट्रिएंट्स उसके पास है उसमें से कुछ एब्जॉर्ब करे जा रहा है। इसको हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है कैस्केटा, जिसे हिंदी में हम अमरबेल कहते हैं, और रेफ्लेशिया। ठीक है, ये एक तरीके का फ्लोवर की तरह स्ट्रक्चर होती है। इवन मॉस्किटो क्या करते हैं, जब उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है तो वो हमारी बॉडी पर बैठते हैं और हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसको भी हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब आपको पता है कि मशरूम क्या ये एनिमल है या फिर ये प्लांट है। अगर ये प्लांट है तो क्या ये अपना खाना खुद बनाते हैं। जो मशरूम है ये एक तरह का फंगस है। फंगस में क्या होता है कि ये या डेड या डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं। ठीक है, उनको डिकम्पोज करके ये उसमें से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। जैसे कि एक ब्रेड है, अगर हम इसको कुछ दिन के लिए बाहर रख दें तो उस पर धीरे धीरे ग्रो करने लग जाता है। जब हम इसको एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसमें राइजोफस प्रेजेंट है जो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। इसको मोल्ड भी कहते हैं। तो ऐसे ही फंगस धीरे धीरे ग्रो करता है। ये डेड या डिकेइंग मैटर पर डेवलप होता है और उसमें से फिर ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ग्रो होता है। इस तरह के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, मशरूम किसका एग्जाम्पल है, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन का। डेफिनेशन की बात करें तो प्लांट्स विच सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। फंगस के बारे में बात करें तो जो हमने ब्रेड को रखा था तो ब्रेड पे उस फंगस ने क्या किया, वो उस पर डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता रहता है। ठीक है, और उस जूसेस को सिक्रीट करने के बाद वो उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देता है उस मैटर को, और उसको धीरे धीरे एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है और उसमें से फिर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके खुद ग्रो होने लग जाता है। तो
इस तरीके को हम सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं और ऐसे प्लांट्स को हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। तो इसमें आते हैं कुछ बैक्टीरिया, मशरूम और मोल्ड, जिसको हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं, और जो ब्रेड पे प्रेजेंट होता है वो मोल्ड ही होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। अब दोस्तों, आज से मिलियंस ऑफ साल पहले एक बहुत ही कमाल की एडेप्टेशन हुई कुछ प्लांट्स में। प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण और न्यूट्रिशन पुअर इन्वायरमेंट में रहने के कारण कुछ प्लांट्स को प्रॉपर नाइट्रोजन नहीं मिल पाती थी। तो उन्होंने अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे एनिमल्स को ईट करना शुरू कर दिया। वे स्मॉल इंसेक्ट्स को ईट करते थे अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, क्योंकि इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता था नाइट्रोजन की कमी के कारण। तो ये इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है वीनस फ्लाई ट्रैप। उसकी लीव्स कुछ इस तरीके से मिड रिब से कनेक्ट होती है और उसके ऊपर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। जैसे कोई स्मॉल इंसेक्ट इसके ऊपर आता है तो इसमें ये काफ़ी सेंसिटिव होती है, और जैसे कोई एनिमल इनके ऊपर आता है तो ये अपने आप को क्लोज कर लेती है। फिर क्या होता है, काफ़ी टाइम तक, जब तक वो इंसेक्ट डाइजेस्ट नहीं होता तब तक ये लीव्स क्लोज रहती है, और कुछ टाइम बाद जब वो डाइजेस्टिव जूसेस के कारण वो पूरे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है वो एनिमल या इंसेक्ट, तो उसके बाद ये लीव्स वापस ओपन हो जाती है। इस तरह के अडेप्टेशन को या इस तरह के प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या कार्निवोरस प्लांट्स कहते हैं। ये न्यूट्रिशन के लिए दूसरे स्मॉल इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। इसका एक और एग्जांपल के बारे में बात करें तो वो है पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट में एक लीड होती है और एक कैटल की तरह उसका माउथ होता है, और जब भी कोई इंसेक्ट इसके माउथ के पास आता है तो वो क्या करता है, वो इसके माउथ के पास अट्रैक्ट होता है इसकी स्मेल से, और जैसे ही वो इसके पास आता है तो वो इसमें फैल कर जाता है। फैल करने के बाद जो इसका माउथ है ये कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता है। डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करने के कारण वो एनिमल उससे ही उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। ये भी एक तरह का इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस प्लांट है। ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये एक पिक्चर प्लांट है जिसपे ये एक इंसेक्ट इसके ऊपर है, और ये धीरे धीरे ये क्या हुआ है, ये इस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिससे ये स्लिप करके इसके अंदर चला जाता है, और इसमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं जो इसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इन प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं और इस न्यूट्रिशन को हम एक्टिवोरस न्यूट्रिशन कहते हैं। Insectivorous plants are the plants that derive their nutrition by consuming insects and other organism। ये कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं जिससे फिर इनका जो एनिमल है वो इंसेक्ट को ये डाइजेस्ट करते हैं और उससे फिर ये अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। ये तो बात हुई इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ लिव करते हैं और अपना फूड और शेल्टर शेयर करते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। मतलब कि ये किसी के साथ शेयरिंग में रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। अगर बात करें लेग्यूमिनस प्लांट्स की, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स को ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और उनको ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं बैक्टीरियाज क्या करते हैं, वो इनकी रूट्स पर रहते हैं और इनसे फूड और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और बदले में उनको ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं। उस नाइट्रोजन से फिर ये लेग्यूमिनस प्लांट्स इजीली ग्रो कर पाते हैं और वो बदले में इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरियाज को। तो जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया ये प्लांट्स को प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन, क्योंकि प्लांट सीधा नाइट्रोजन ले नहीं पाते एटमॉस्फेयर से, तो राइजोबियम एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और प्लांट्स को प्रोवाइड कराता है, बदले में उनसे फूड लेता है। इसी तरीके से लाइकन्स के बारे में बात करें तो लाइकन्स एक तरीके का ऑर्गेनिज्म है जो एल्गी और फंगस से मिलकर बना होता है। फंगस क्या करता है, वो एल्गी को वाटर, न्यूट्रिएंट्स और एक शेल्टर प्रोवाइड करता है। बदले में एल्गी क्या करती है, वो फूड को सिंथेसाइज करती है और फोटोसिंथेसिस से फूड प्रोवाइड करती है फंगस को। इस तरीके के रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। एल्गी और फंगस मिलकर जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसको हम लिकेंस कहते हैं। ठीक है, हमने दो सिम्बायोसिस के बारे में पढ़ा, एक तो एल्गी प्लस फंगस जिसको लाइकन्स बोलते हैं, और दूसरा लेग्यूमिनस प्लांट्स और बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये भी मिलकर सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स को, बदले में प्लांट्स उन्हें फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स
दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब दोस्तों हम जब काफ़ी ज़्यादा क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं एरिया में, तो उस एरिया में जो सोइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी कमी हो जाती है, क्योंकि जो प्लांट्स है वो काफ़ी अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी हार्वेस्टिंग के बाद, तो उसको रिकवर करने के लिए हम उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स जो सोइल में से कम हो गए थे वो वापस से रिकवर हो सके। कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं सोइल में? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो सोइल में प्रेजेंट होते हैं और बार बार कल्टीवेशन के कारण ये सोइल में से रिमूव हो जाते हैं। तो इसको रिकवर करने के लिए हम मैन्योर या फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, या फिर हम न्यूट्रिएंट्स को रिकवर करने के लिए लेग्यूमिनस प्लांट्स को भी वहाँ पर कल्टीवेट कर सकते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या करते हैं, इसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ये कुछ बैक्टीरियाज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उनको फूड और शेल्टर देते हैं, और वो बदले में इनको नाइट्रोजन देता है, जिससे उनसे भी जो सोइल के जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिकवर कर जाते हैं। इसको हम रिप्लेनिशिंग ऑफ सोइल भी कहते हैं। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब बारी है क्यूरियस क्वेश्चन की। दोस्तों आज का क्यूरियस क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को लगता है कि जो हमारी अर्थ पर मोस्ट ऑफ द जो ऑक्सीजन है वो हमें प्लांट से मिलती है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर इसका रीज़न आपको पता है और आपको पता है कि हमें मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन कहाँ से और कैसे मिलती है, तो जल्दी से कमेंट करें। अगर नहीं पता तो आप हमारी क्यूरियस क्वेश्चन की सीरीज़ को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव 3 एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 3 एग्जांपल बताने हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। हमने पढ़ा था अमरबेल और कैस्केटा के बारे में, मॉस्किटो के बारे में, रफ्लीशिया के बारे में, जिनमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइकन्स। लाइकन्स एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है एल्गी और फंगस का। एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और फूड प्रोवाइड कराता है, बदले में फंगस उसे शेल्टर और वाटर प्रोवाइड कराता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स गेट फ्रॉम सोइल। कौन कौन से ऐसे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स सोइल में से लेते हैं? तो वो है नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो प्लांट लेते हैं। उसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सब भी सोइल में से लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय होस्टोरिया। होस्टोरिया एक तरीके की रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होती है कैस्केटा या पैरासिटिक प्लांट्स में। वो क्या करते हैं, एक तरीके का ऑर्गन उनमें डेवलप हो जाता है और वो दूसरे प्लांट्स को में से न्यूट्रिएंट्स को सक करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उनके टिश्यूज़ में से या सेल्स में से न्यूट्रिएंट्स को सकअप करने के लिए होस्टेरिया का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो इनके डिफरेंस के बारे में बात करें तो पैरासिटिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है जो अटैक करता है या जो न्यूट्रिएंट्स लेता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उसे हम बोलते हैं पैरासाइट्स, और जिससे वो न्यूट्रिएंट्स लेता है उसको हम होस्ट बोलते हैं। जबकि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों को ही सिम्बायंट्स बोलते हैं हम, दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को। पैरासिटिक में क्या होता है कि जो पैरासाइट है जो अटैक कर रहा है उसी को ही बेनिफिट मिलता है, जबकि होस्ट जिस पे अटैक किया जा रहा है उसको इस चीज़ का लॉस होता है। और जबकि सिम्बायोटिक में दोनों को ही बेनिफिट होता है एक दूसरे से। पैरासाइट्स में क्या होता है कि ये इसमें जो रूट्स हैं पैरासाइट्स की वो मॉडिफाई हो जाती है होस्टोरिया में, ताकि वो न्यूट्रिएंट सक कर सके दूसरे प्लांट्स में से। जबकि सिम्बायोटिक में ऐसी कोई स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होती। पैरासाइट्स में क्या होता है कि वो कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो कम्प्लीटली सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ही ले लेते हैं होस्ट के, और कुछ होते हैं कि कुछ कुछ अमाउंट में लेते रहते हैं। तो 2 तरीके के पैरासाइट्स होते हैं। अब सिम्बायोसिस में क्या होता है, सिम्बायोसिस में मोस्टली एक ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है तो दूसरा ऑर्गेनिज्म शेल्टर और दूसरे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। तो वो दोनों एक दूसरे से सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रहते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी से इस वीडियो से रिलेटेड फीडबैक दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।